हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? तो अब तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम डेट अभी आ चुकी है, जो है 31 दिसंबर से 7 फरवरी के बीच में एग्ज़ाम होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग जो पीवाईक्यू सीरीज़ थी वो शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमारा टारगेट यही रहेगा कि हम अपने पीवाईक्यूज़ एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट कर लें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, जो हमारा 15 क्वेश्चन था, एक वीडियो में हम लोग 15 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। तो जो हमारा 15 नंबर क्वेश्चन था, इस 15 क्वेश्चन इसके पहले वाली वीडियो में हो चुका है। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन पे। मोहम्मद बिन तुगलक तथा सम्राट अकबर किस नदी का पानी पीते थे? वो था गंगा नदी। किसका? गंगा नदी का पानी पीते थे। मोहम्मद बिन तुगलक सम्राट अकबर गंगा नदी का पानी पीते थे। इशामी के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने हिंदू त्योहार होली व अन्य त्योहार में भाग लिया। गंगा नदी का जल पान करता था। जबकि अबू फजल ने अपनी पुस्तक आइन अकबरी में इस बात का जिक्र किया है कि मुगल शासक अकबर पानी के लिए गंगा जल का प्रयोग करता था। पीने के लिए गंगा जल का प्रयोग करता था, ये आईन अकबरी में अबू फजल ने बताया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। आज क्वेश्चन नंबर 30 तक करना है, तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन देखेंगे और जल्दी जल्दी व्याख्या, फिर उसके बाद खत्म। अमीर खुसरो ने किस वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था? हुआ था तबला और सितार। अमीर खुसरो ने तबला और सितार दोनों वाद्य यंत्रों का आविष्कार किया था। अमीर खुसरो का पूरा नाम अबुल हसन यामीन उद्दीन खुसरो था। क्या था? अबुल हसन यामुद्दीन खुसरो था। अमीर खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन का शिष्य था। निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह बनी है वो दिल्ली में बनी है। ठीक है, और कहा जाता है कि निजामुद्दीन औलिया की जब मृत्यु हुई उसी के गम में इन अमीर खुसरो की भी मृत्यु हो गई थी। चलिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। ताजमहल के निर्माण में प्रयुक्त संगमरमर पत्थर कहाँ से लाए गए थे? तो संगमरमर पत्थर मकराना के संगमरमर पत्थर से ताजमहल की का निर्माण हुआ था। ताजमहल के निर्माण में प्रयुक्त संगमरमर पत्थर मकराना से लाए गए थे। ये ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में करवाया था। ज्ञात है कि मतलब ध्यावत ध्यातव्य है कि ठीक है, ज्ञात है या ध्यातव्य है कि ताजमहल के निर्माण करने का मुख्य स्थापत्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। वास्तुकार कौन था ताजमहल का? उस्ताद अहमद लाहौरी। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। घटनाओं का कालानुक्रम करना है, तो सबसे पहले किसका आएगा, सबसे बाद में किसका, यही सब बताना है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध सबसे पहले आएगा क्योंकि ये अकबर के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, और कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को। उसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1556 को। कब हुआ था? 18 जून 1556 को। ये भी अकबर के काल में हुआ था। ये बाबर के समय में हुआ था, मतलब मुगल काल में ये दोनों हुए थे, बाबर के समय में, ये अकबर के समय में। और तीसरा जो हुआ था वो था धर्मत का युद्ध। ये धर्मत का युद्ध था, उत्तराधिकारी युद्ध था जो शाहजहां के शासन का टाइम पीरियड पर हुआ था, उसके अंतिम समय में। ठीक है, उसके बाद बक्सर युद्ध। तो धर्मत का युद्ध था अप्रैल 1668 में। बक्सर का युद्ध था 22-23 अक्टूबर 1664 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। अकबर राजपूतों से मित्रता स्थापित करना चाहता था। ये तो सही बात है। मुगलों ने मध्य एशिया के संबंध विच्छेद हो जाने से अकबर को मैत्रीपूर्ण संबंध भारत में स्थापित करना आवश्यक था। ठीक है, और ये इसकी व्याख्या है। ठीक है, सही व्याख्या है। उन्होंने राजपूतों से मित्रता स्थापित की थी क्योंकि मध्य एशिया के संबंध
मध्य एशिया से संबंध विच्छेद, मतलब कि मध्य एशिया से विवाद हो जाने के कारण इन्होंने यह मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए थे। मतलब इसका राइट आंसर रहेगा, राइट आंसर ए और आर सही है। ए की सही व्याख्या आर है, ये राइट आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, इसकी व्याख्या देखेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। अकबर राजपूतों से मित्रता स्थापित करना चाहता था, क्योंकि मध्य एशिया में राजनीति और मुगलों का संबंध विच्छेद हो गया था। अतः भारत में अपने साम्राज्य की सुरक्षा और विस्तार हेतु शक्तिशाली मित्र की आवश्यकता थी। सुरक्षा और विस्तार हेतु शक्तिशाली मित्र की आवश्यकता थी। साथ ही राजपूतों की वीरता, स्वामी भक्त और वफादारी ने अकबर को इसने मित्रता बनने हेतु प्रेरित किया था। क्वेश्चन नंबर 21। अकबर के काल में मालाबार काली मिर्च भारत में आयात होने वाली प्रमुख वस्तु थी। क्या थी? प्रमुख वस्तु थी। और ये अभिकथन ए है, अभिकथन आर देखेंगे। दक्षिण भारत के उत्पादक क्षेत्र तथा निर्यात बंदरगाह अकबर साम्राज्य के भाग नहीं थे। तो इसका राइट आंसर है बी। ये दोनों सही है, लेकिन इसकी व्याख्या सही नहीं है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ए आर, दोनों सही है, परंतु ए की व्याख्या आर नहीं है, बी। उपयुक्त प्रश्न का अभिकथन और कारण दोनों सत्य है, परंतु कथन ए की सही व्याख्या आर नहीं है। मुगल काल अकबर बड़े राज्य का निर्माण किया था। इसके समय में व्यापार वाणिज्य उन्नत अवस्था में था। अकबर के काल में मालाबार काली मिर्च भारत में निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तु थी। हालांकि दक्षिण भारत के उत्पादन क्षेत्र में निर्यात बंदरगाह साम्राज्य के भाग नहीं थे, और इसमें निर्यात के बारे में बात की, इसमें बंदरगाह के बारे में, ये ऑब्वियसली अलग ही होंगे। इसको क्रम से लगाना है, भक्ति संतों का क्रम से लगाना है। तो फिर ये है चैतन्य, रामानुज, तुकाराम, रामदेव। तो सबसे पहले तो रामानुज आ जाएंगे, ठीक है, सॉरी रामानुज आ जाएंगे। फिर उसके बाद आएंगे नामदेव, उसके बाद चैतन्य, उसके बाद आएंगे तुकाराम। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। रामानुज, नामदेव, चैतन्य, सबसे लास्ट में तुकाराम। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि किसका टाइम पीरियड क्या था। रामानुज का समय 1700 से 1017 से 1137 ईस्वी थी, मतलब 11वीं से 12वीं शताब्दी। और नामदेव महाराष्ट्र के संत थे, जिनका समय था 1270, मतलब 13वीं शताब्दी। चैतन्य का जन्म 1486 बंगाल के नादिया जिले में हुआ था, जबकि तुकाराम 1598 से 1650 शिवाजी के शासनकाल में थे। तुकाराम शिवाजी के शासनकाल में थे, ये आप लोगों को याद रखना है। भारतीय मुद्रा परिषद की स्थापना इलाहाबाद में किस वर्ष हुई थी? वह हुई थी 1910 में। जो भारतीय मुद्रा परिषद की स्थापना इलाहाबाद में 1510 में हुई थी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं पहले। भारतीय मुद्रा परिषद की स्थापना 28 दिसंबर 1910 ईस्वी में इलाहाबाद में हुई थी। विदित है कि इलाहाबाद में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती संगम स्थल है। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती मतलब न दिखने वाली सरस्वती का संगम स्थल है। 1910 ईस्वी में ही इलाहाबाद में विलियम बेडनबर्न की अध्यक्षता में कांग्रेस का 26वां अधिवेशन हुआ था। किसके? विलियम बेडनबर्न की अध्यक्षता में कांग्रेस की 26वां अधिवेशन हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं।
निम्नलिखित भारतीय शासकों में से किसने सर्वप्रथम पुर्तगालियों का विरोध किया था? तो पुर्तगालियों का विरोध अकबर ने किया था। सर्वप्रथम किसने? तो अकबर ने सर्वप्रथम इसका विरोध किया था। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय मुगल शासकों में सर्वप्रथम भारतीयों का सर्वप्रथम पुर्तगालियों का विरोध मुगल बादशाह अकबर ने किया था। अकबर शासनकाल पुर्तगाली, डच और भारत आ चुके थे। अकबर शासनकाल में पुर्तगाली, डच और अंग्रेज भी भारत आ चुके थे। 16वीं शताब्दी ईस्वी में भारतीय समुद्र तट पर पुर्तगाली का प्रभाव पूर्ण था। पुर्तगाली ही प्रभावपूर्ण थे। समुद्री तट पर भारतीय समुद्री तट पर पुर्तगाली ही प्रभावपूर्ण थे। पुर्तगालियों ने अकबर के दरबार में समय समय पर ईसाई पादरी भेजने और सॉरी और ईसाई धर्म की चर्चा स्थापित करने की महत्व पर जोर दिया, परंतु अकबर अच्छे संबंध से अतिरिक्त उन्हें अन्य कोई लाभ न प्राप्त हुआ। विदित हो कि पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा 1448 ईस्वी में कलिकट पहुंचा। कब पहुंचा? 1498 में कलिकट पहुंचा और यहाँ पर तत्कालीन शासक जमोरियन ने इसका स्वागत किया था पुर्तगाली का। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन दस्तक जारी करता था? फोर्ट विलियम का गवर्नर। ठीक है, फोर्ट विलियम का गवर्नर दस्तक जारी करता था। फोर्ट विलियम कलकत्ता में है। फोर्ट विलियम के गवर्नर द्वारा दस्तक जारी किया जाता था। दस्तक एक प्रकार का व्यापारिक आज्ञापत्र होता था। 1717 ईस्वी में फारूक शेयर के एक फरमान द्वारा आयात तथा निर्यात में कर छूट दे दी गई थी। कब? 1717 में फारूक शेयर द्वारा। लेकिन दस्तक द्वारा ब्रिटिश अधिकारी अपना निजी व्यापार करते थे। नवाब को कर से वंचित रखते थे, जिसके कारण बंगाल के नवाब का अंग्रेजों के प्रति कर विरोधी की स्थिति बन गई थी। ठीक है, वही नवाबों को कर से वंचित रखते थे, इस कारण नवाब इनके विद्रोही हो गए थे। मुजफ्फर जंग, अब क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। मुजफ्फर जंग हैदराबाद के निज़ाम ने क्षेत्रीय रियासतें कैसे प्रदान की? तो वो फ्रांसीसियों को दी थी। किसे प्रदान की थी? फ्रांसीसियों को दी थी। मुजफ्फर जंग हैदराबाद के निज़ाम ने क्षेत्रीय रियासतें फ्रांसीसियों को प्रदान की। चूंकि फ्रांसीसियों ने मुजफ्फर जंग को हैदराबाद निज़ाम बनाने का वादा दिया था। क्योंकि फ्रांसीसियों ने मुजफ्फर जंग को हैदराबाद निज़ाम बनाने का वादा किया था, इसीलिए। मुजफ्फर जंग नासिर जंग का भतीजा एवं हैदराबाद निज़ाम आशफ जाह का पौत्र था। मुजफ्फर जंग कौन था? वह नासिर जंग का भतीजा था और हैदराबाद के निज़ाम आशफ जाह का पौत्र था। और हैदराबाद की स्थापना आसफ जाह, जिनकुलिज खां, मतलब इनके अन्य नाम है, आसफ जाह ने ही की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, उसको देखेंगे। पुर्तगालियों ने एशियाई समुद्र में हिंसात्मक गतिविधियों की पहल की थी। किसमें? एशियाई समुद्रों में हिंसात्मक गतिविधियों की पहल की थी। पुर्तगालियों का मकसद एशिया व्यापार के प्रमुख समुद्री मार्गों पर नियंत्रण करना था। मकसद क्या था? एशिया व्यापार के समुद्री मार्गों पर नियंत्रण करना था। तो ये दोनों सही हैं और आर एक की सही व्याख्या है। क्योंकि देखिए, पुर्तगालियों ने एशिया समुद्रों में हिंसात्मक गतिविधियों की पहल की। ठीक है, और इसी के बारे में, एशिया के बारे में दिया। पुर्तगालियों का एशिया व्यापार समुद्री मार्ग पर नियंत्रण करना था। और ए आर दोनों सही है और एक ही सही व्याख्या आर है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर, सी। इसकी व्याख्या देखते हैं। सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने मध्य एशिया समुद्रों में हिंसात्मक गतिविधियां आरंभ की, क्योंकि पुर्तगालियों का मकसद मध्य एशिया
व्यापार के प्रमुख समुद्री मार्गों पर नियंत्रण करना था। इसी इसी व्यवस्था के तहत पुर्तगालियों ने व्यापारी समुद्र के नियंत्रण हेतु कार्चट परमिट व्यवस्था शुरू की थी। ओके फ्रेंड्स, आप लोग व्याख्या 2-3 बार पढ़ लीजिएगा जिससे अच्छे से समझ आ जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। अभिकथन 1 और कारण आर। भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में पाश्चात्य शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका थी। किसकी? पाश्चात्य शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका थी। पाश्चात्य शिक्षा ने इसके विकास के लिए सहायक एक समालोचनात्मक वार्तालाप का सृजन किया था। तो ये देखिए दोस्तों, दोनों सही है और आर एक की व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका राइट आंसर देखते हैं क्या हो जाता है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ए आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या भी कर रहा है और इसकी व्याख्या पर हम लोग देखेंगे। आधुनिक काल में भारत में अंग्रेजी शासन काल में राष्ट्रीयता की भावना का विशेष रूप से विकास हुआ था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के लिए ऐसे विशिष्ट वर्ग निर्माण हुआ जो स्वतंत्रता प्राप्ति अपने अधिकार को लेकर सजग हुए। भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में पाश्चात्य शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका थी। किसकी? पाश्चात्य शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका थी, क्योंकि पाश्चात्य शिक्षा ने उसके विकास के लिए सहायक और समालोचनात्मक वार्तालाप का सृजन किया है। ये दोनों सही है और आर जो है एक ही सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, हमारा सेकंड लास्ट है क्वेश्चन, इसके बाद लास्ट होगा। अभिकथन ए और कारण आर। सन 1947 के विभाजन के फलस्वरूप आबादी के बड़े पैमाने का विस्थापन हुआ। सन 1947 का विभाजन अविचारित तथा विवेकहीन थी। ये दोनों देखिए दोस्तों सही है और ए आर की व्याख्या भी कर रहा है। तो 1900 व्याख्या देखते हैं। 1997 में विभाजन एक पूर्ण था और एक अपूर्ण अनुचित कदम था, क्योंकि इससे सांप्रदायिक की समस्याओं का समाधान होना मुश्किल था। परंतु तत्कालीन घटनाक्रम में इसे अविवेकी ही कदम अपग्रह हो गया, क्योंकि जिन्ना एवं लीग इसके लिए कूटबद्ध हो चुके थे। इस विभाजन के कारण हिंदुस्तान एवं पाकिस्तान बड़े पैमाने पर क्रमशः मुसलमानों एवं हिंदुओं का पालन हुआ था। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर यही रहेगा। ए आर दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या है। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? तो फिर इसका सही क्रम बताना है। पहले तो उन्होंने सूरत की लूट की थी, कब? 1664 में, ठीक है। फिर उसके बाद 1664 में सूरत की लूट की, फिर उसके बाद पुरंदर की संधि की 1665 में, ठीक है। और उसके बाद आगरा गमन हुआ 1666 में, उनका अभिषेक हुआ 1674 में। चलिए इसकी व्याख्या में देख लेते क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए ए सही है। अब सूरत की लूट हुई थी जनवरी 1664 में, पुरंदर की संधि 22 जून 1665 में, आगरा का आगमन 1666 में और राज्याभिषेक हुआ था 1674 में। तो ये हमारी आज 15 क्वेश्चन नंबर की सीरीज जो चल रही है वो 15 क्वेश्चन आज समाप्त हो गए। कल के 15 क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसके बाद 2 दिन में 2011 के PYQ का ये जो द्वितीय अध्याय चल रहा है वो भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।